एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे डीएनए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने क्वेश्चन डीएनए से पूछे जाते हैं। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो, डीएनए को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम के बारे में। डीएनए से पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम के बारे में। मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। सेल के अंदर मैंने ये भी बताया था एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, मानो ये हमारा न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों? क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? क्रोमोसोम। इनको हम गुणसूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम गुणसूत्र भी बोलते हैं। अब देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम, अपियरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होती है तब ये हमें दिखते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तब हमें ये दिखते हैं। ये बच्चों सिर्फ डीएनए पढ़ाने के लिए मैं क्रोमोसोम यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वरना जब हम सेल साइकिल करेंगे ना तो वहां पर तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, वहां पे तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना मुझे। ठीक है, अभी सिर्फ हमें डीएनए पढ़ना है, उसके हिसाब से मैं आपको क्या करवा रही हूँ? क्रोमोसोम के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? अब सबके तो हम याद भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है उनके याद करने जरूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने लगा कि एविस के अंदर हर्ट चैम्बर बताओ, उसके अंदर ये बताओ, उसके अंदर ये बताओ। तो थोड़ा सा आप ये याद कर लेना, 4-5 ही है, ज्यादा भी नहीं है। पेंसिलिन के अंदर कितना? 1 क्रोमोसोम है। ये पेयर नहीं है, 1 क्रोमोसोम है। ठीक है, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम है। हनी बी के अंदर कितने? 32 क्रोमोसोम है। ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं बच्चों? 46 क्रोमोसोम। मतलब क्या? 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर। 23 पेयर कितने होते हैं? 46 ही होते हैं। ठीक है, 23 पेयर 46 ही होते हैं। इस टाइप से यहाँ पे बना देती हूँ, इस टाइप से ये पेयर के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, इस टाइप से मिलते हैं क्रोमोसोम पेयर्स के अंदर। कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मंकी के अंदर कितने हैं? 48 क्रोमोसोम। रेट के अंदर कितने हैं? 50 क्रोमोसोम। ठीक है, ये इस टाइप से हमें क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। अगर ये क्रोमोसोम है, इसको थोड़ा सा खींच दे तो इस टाइप से हमें मिलता है, वो होता है डीएनए। ठीक है, वो होता है डीएनए। और डीएनए के सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं? जीन। मतलब क्या? ये हमारा जैसे डीएनए था, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, इसके जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन्स। ठीक है, जीन। ठीक है, तो डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? जीन। और जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होता है? डीएनए। अब देखो, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तो होता ही है, साथ में एक हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। क्रोमोसोम में डीएनए तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में एक हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर 40% प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन 60% प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों को डिटेल में पढ़ना है। अब देखो, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। कभी मूवी वगैरह में या फिर टीवी सीरियल में पहले तो बच्चों को खो देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं? पहले बच्चों को खो देते हैं, फिर जब वो बड़ा होता है और वो आता है कि मैं आपका बेटा हूं, तब डीएनए टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो वो यही होता है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए टेस्ट से ही पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है। ठीक है, ये सबको पता होगा। अब डीएनए है ना, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन मैं जब करवाया था आपको सेल तब भी बताया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इन 3 जगह डीएनए प्रेजेंट होता है। अब हमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को दोनों को अच्छे से समझना कि क्या होते हैं डीएनए और क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या है? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। इसको अच्छे से समझेंगे क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, कैसे पॉलीमर है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। ठीक है, 2 सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर 2 सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड की, तो वो क्या बनाती है? एनएडी
पॉजिटिव, ठीक है, NAD पॉजिटिव। और वन सब यूनिट क्या बनाती है बच्चों, वन सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या बनाती है, ATP। क्या बनाती है, ATP, ठीक है, ये याद रखने हैं। बहुत सारे यूनिट मिलकर क्या बनाती है न्यूक्लियोटाइड, DNA 2 NAD पॉजिटिव, और वन सब यूनिट क्या बनाती है, ATP, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती है। हमें स्ट्रक्चर देखनी DNA की, ये मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड हमें समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। सबसे पहला बेस, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा बेस, प्यूरिन और पिराडिन, प्यूरिन और पिराडिन, ठीक है। देखो बच्चों प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन होता है डबल रिंग होती है प्यूरिन के अंदर, ठीक है, डबल रिंग होती है प्यूरिन के अंदर, और पिराडिन के अंदर सिंगल रिंग। आपको कितना समझना है, आपको क्या बात समझनी है कि जो प्यूरिन है ना, प्यूरिन बेस, इससे तो आए हमारे पास एड्रीन और गुआनिन, इसके पास तो आए एड्रीन और गुआनिन, और जो पिराडिन है इससे आए साइटोसिन थायामिन, ठीक है, साइटोसिन थायामिन और यूरासिल। ये देखो बच्चों ये पांच बेस है हमारे पास, ठीक है, पांच ये बेस हैं। ये दो आए हैं प्यूरिन से और ये तीन आए हैं पिराडिन से। अब हमें इनके अंदर देखो, पांच बेस के अंदर, इन पांच बेसिस में जो ये यूरासिल है ना, यूरासिल, यूरासिल ये RNA के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये DNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो DNA है उसके अंदर थायामीन ये अलग से प्रेजेंट होता है। मतलब ये तीन तो RNA और DNA दोनों के अंदर होते हैं, ये तीन तो RNA और DNA दोनों में होते हैं, पर ये थायामीन किसके अंदर होता है, DNA में, और यूरासिल किसके अंदर होता है, RNA में। इतना समझना है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछेगा बच्चों कि जो ये बेस है, जो बेस है एड्रीन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ये कैसे जुड़े होते हैं। ये जो हमारे पास DNA की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बेस है वो कैसे जुड़े होते हैं। तो हमें जैसे फॉर्मूला कैसे याद रखना है, AGTC, ऐसे याद रखो, AGTC, A के साथ T जुड़ेगा और G के साथ C जुड़ेगा। AG ये दो प्यूरिन के, और TC क्या है, इसके पिराडिन के। AGTC इसके साथ ये डबल बॉन्ड और इसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल में जुड़ेगा और ये ट्रिपल के अंदर जुड़ेगा। अब एक चीज और याद रखनी बच्चों कि जो डबल बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो इनके स्ट्रक्चर होती है ना, इनकी बेसिस की जो स्ट्रक्चर होती है, आपके केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल करोगे, PGT में अगर कोई बच्चा PGT का है तो बायोमोलिक्यूल करेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेसिस के अंदर, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बना होगा। आप इतना समझो, ये यहाँ पर क्या किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन से। ये 3 बॉन्ड किससे जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। और एक चार्गफ रूल था, क्या पता पेपर के अंदर आ जाए, चार्गफ रूल, इसने क्या बताया था कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिराडिन होंगे। प्यूरिन इज इक्वल टू पिराडिन, जितने एक उसके अंदर DNA के न्यूक्लियोटाइड में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिराडिन होंगे, जितने एड्रीन होंगे उतने ही थायामीन होंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही क्या होंगे, साइटोसिन होंगे। ये चार्गफ का रूल था, ठीक है, चार्गफ का रूल था। अब सेकंड है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट है न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस होना चाहिए, बेस भी ये चारों होने चाहिए, समझा दिया आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर होना चाहिए। चार्गफ रूल थोड़ा याद रखना कि ये इक्वल होने चाहिए, प्यूरिन पिराडिन इक्वल होने चाहिए और ये इक्वल होने चाहिए। अब हमारे पास सेकंड है शुगर, सेकंड है शुगर। DNA के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, शुगर, ठीक है। अब देखो ये है राइबोस शुगर, ये है बच्चों राइबोस शुगर जो RNA में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है राइबोस शुगर जो RNA में प्रेजेंट होती है। DNA के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। मतलब जो सेकंड वाला कार्बन, यहाँ पर ये जो कार्बन है, इससे इस ऑक्सीजन को हम हटा देंगे, इस ऑक्सीजन को हम हटा देंगे, ठीक है। ये पहले यहाँ पे OH था, अब डीऑक्सी करना है तो इसको हटा के यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, H कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, डीऑक्सी राइबोज। ये शुगर DNA के अंदर लेनी है, ठीक है, ये शुगर DNA के अंदर लेनी। थर्ड है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप,
थर्ड है इसके पास फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसके पास जुड़ेगा। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तब मैं बताऊंगी कैसे। तो अब जो देखो डीएनए में पूछता है नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, डीएनए है नेगेटिव चार्ज डीएनए में क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। ये ओवरऑल डीएनए के पास होता है, ठीक है। डीएनए है, डीएनए कहाँ मिलता है हमें, न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड में। डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों मिलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी मिलता है और आरएनए भी मिलता है, ठीक है। हमसे अगर पूछे डीएनए और आरएनए किसका पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मैं बता चुकी किसका कॉम्बिनेशन होता है, पेंटोज शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का और नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इन तो दोनों का तीनों का कॉम्बिनेशन। न्यूक्लियोसाइड किसका, शुगर और नाइट्रोजनस का कॉम्बिनेशन होता है। शुगर और, जैसे देखो ये हमारे पास शुगर थी, ये हमारे पास शुगर है, डीऑक्सी शुगर है ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ से ये ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस HOH CH2OH और H। तो ये हमारे पास क्या बच गया, न्यूक्लियोसाइड। ये हमारे पास क्या बच गया बच्चों, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब देखो ये हमें क्या पढ़ना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन। ये था दो का, ये होगा तीनों का कॉम्बिनेशन। मैं अगर पेंटोज शुगर को ऐसे लिखूं, ये थोड़ा सिर्फ समझने के लिए कि कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये तीनों आपस में जुड़े हुए कैसे होते हैं, ये थोड़ा समझना है, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास क्या है, पेंटोज है, पेंटोज शुगर है, ठीक है। मैं इसको जोड़ सकती हूँ ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, यहाँ पर एक ग्रुप होता है नाइट्रोजनस बेस, उसको मैंने N से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये डीऑक्सी है इसलिए H है, वरना अगर राइबोज शुगर होता है तो यहाँ पर OH लेते, ठीक है। यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पर CH2OH और ये H, ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब देखो अगर मैं इसको इसकी किसके साथ करवाऊं, इसकी रिएक्शन करवाऊं फास्फेट ग्रुप के साथ, ये अगर यहाँ पे आए तो कैसे जुड़ेगा, फास्फेट यहाँ पे आया OH OH OH, तो ये देखो बच्चों यहाँ से H और यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा और यहाँ से OH चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन और ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड ये प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो ये होता है कि कॉम्बिनेशन किसका है, पेंटोज शुगर है हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, और क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड पूछे क्वेश्चन में तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। देखो बच्चों अब हमें पढ़ना डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए का स्केल मॉडल पढ़ना है, डीएनए का स्केल मॉडल पढ़ना है, ठीक है। डीएनए मैंने बता दिया किससे मिलकर बना, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। और कितने न्यूक्लियोटाइड से अगर पूछे तो 140 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमें डीएनए मिलता है 140, ठीक है। 140 मिलियन डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये बच्चों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए की इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर अगर हमसे स्ट्रक्चर में पूछे तो ये क्या कंटेन करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन करता है, बहुत ज्यादा पेप्टाइड, जैसे जो मैंने बनाया था अभी न्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन ये क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। इसके अंदर जो ये जो मैंने लिख रखे, देखो जो एडेनिन है वो थायमिन्स के साथ, ग्वानिन है साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर, एक इसके अंदर यहां से लेकर और यहां तक इसके अंदर 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस हमें क्या मिलेंगे, इसके अंदर कितने मिलेंगे, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और ये जो चेन है ना बच्चों, यहाँ देखो इस चेन का नाम, इस साइड से क्या है, ऐसे है ये चेन, ठीक है। यहाँ से 5 प्राइम है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम है तो यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम, ठीक है। तो ये प्राइम क्या है, क्या बताता हमें, डायरेक्शन। प्राइम क्या बताता बच्चों, डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि जो डीएनए है, डीएनए में जो ये अपोजिट क्यों है, हमसे क्या क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि ये एंटी पैरेलल क्यों है, ये एंटी पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, सिर्फ इतना ही रीजन है, ये डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये एंटी पैरेलल है, इसके अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस है, ऐसे ये जुड़े हुए होते हैं बस, और कुछ नहीं करना इसमें।
इसकी जो स्ट्रक्चर वो कौन सी है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको ऐसे बोलते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये दो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ये चेन है, ये कोइलिंग हो जाती है, चेन की क्या हो जाती है, कोइलिंग हो जाती है। अब देखो वो चेन एंटी पैरेलल है, पता चल गया, और इनके अंदर ये ऐसे बॉन्ड जुड़े होते हैं। बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हमने जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, जिसके अंदर मैंने न्यूक्लियोटाइड को दिखाया था आपको, उसके अंदर हमने क्या किया था, जो वाटर था उसको हटाया था, रिमूव किया था, ठीक है। जब फॉस्फेट उसके साथ अटैच हुआ था तो वाटर को हटा दिया था, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर। अब आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखो जहां से मैंने वाटर को रिमूव किया था, जो हमने क्या ली थी, वो शुगर ली थी। शुगर में नाइट्रोजनस बेस लगा था और नीचे जो वो फॉस्फेट ग्रुप लगा था, तो उसमें वाटर को मैंने रिलीज किया था, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेप, ये जो साइज है डीएनए का, कई बार पूछ लेता, 5 सेंटीमीटर होता है डीएनए का साइज। डीएनए का साइज कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डीएनए के अंदर जो एसिड, डीएनए में क्या है, एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए में क्या है, एसिड होता है। हमने जितना किया उसके अंदर क्वेश्चन देखो हमारे कितने आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ एस्टर 2019 के अंदर था क्वेश्चन कि राइबोसोम आर फॉर्म। जब मैंने सेल करवाया था चैप्टर, तब मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था, इसको फैक्टर ऑफ द प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन डीएनए क्वेश्चन में डाला हुआ था तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया। राइबोसोम आर फॉर्म ऑफ, राइबोसोम क्या बनाता है बच्चों, डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। देखो उस टाइम में क्या करती थी, उस टाइम में कंटेंट के साथ क्वेश्चन नहीं लेती थी, ठीक है। अब मैं हर कंटेंट के साथ जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन वो लेने लग गई, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आप बताओ इसका आंसर। राइबोसोम है, उसके अंदर क्या बनता है, राइबोसोम क्या बनाता है। डीएनए में मैंने राइबोसोम का कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। डीएनए के अंदर राइबोसोम का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो ये क्या बनाता है, आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाता है, फॉर्म क्या करता है, आरएनए एंड प्रोटीन। ये हमारे 2019 के अंदर आया था, ठीक है। वैसे सेल चैप्टर का है ये क्वेश्चन, लेकिन चलो कोई नहीं। अब आया था एस्टर 2017 के अंदर क्वेश्चन, डीएनए इज ए पॉलीमर। डीएनए किसका पॉलीमर है, मोनो नहीं, मोनोसैकेराइड नहीं, अमीनो एसिड का भी नहीं है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट एंड अमीनो एसिड बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड। ये कहा था एस्टर 2017 के अंदर। अब एक क्वेश्चन आया था बच्चों एस्टर 2018 में, हमारे एस्टेट के टीजीटी में 2018 में आया था, विच ऑफ द फ्लोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट कंटेन एसिड, डज नॉट कंटेन एसिड। कौन सा बायोमोलिक्यूल ऐसा जो एसिड को कंटेन नहीं करता। देखो हमने ये नहीं पढ़ी, प्रोटीन नहीं पढ़ा, फैट नहीं पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बस मुझे इस पे पूछना, डीएनए एसिड को कंटेन करता है या नहीं। डीएनए बच्चों एसिड को कंटेन करता है, इसके पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए एसिड को कंटेन करता है, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या, नॉट कंटेन, तो कार्बोहाइड्रेट एसिड को कंटेन नहीं करता। ये अभी हम करेंगे तब मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे डीएनए है तो डीएनए एसिड को कंटेन करता है। ये 3 क्वेश्चन अब तक जितना पढ़ा है उसके अंदर से आए हुए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन, ठीक है, वहां से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब क्या इस बात का कि जो डीएनए है अपना वो खुद रेप्लिकेट हो जाता है, खुद विभाजन हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कर लेता है। यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर थी डीएनए की, ठीक है, ये क्या बन गया, सिंगल हेलिक्स। और फिर यहाँ पे इसके क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गई, इसकी क्या हो गई, रेप्लिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये कैसे रेप्लिकेट हुआ और उसके अंदर हम क्या क्या चेंज करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज है वेक्टर, जो समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे एस्टेट 2021 के अंदर आया था, वेक्टर कॉस्मिट, ठीक है। और ये आया था अपने 2021 में था, पता नहीं 22 में, अभी देखूंगी मैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये चार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एस्टेट के हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्या होता है वेक्टर, वेक्टर बच्चों देखो, एक वेक्टर को कैसे समझेंगे हम। मानो कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है और इसके सेगमेंट को मैं क्या बता रही थी, इसके जो सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं जीन, इसके जो सेगमेंट, इसके पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, जीन, ठीक है। अब मुझे किसी का जीन चेंज करना है, ठीक है, जीन चेंज करना है, तो उसके अंदर कुछ बाहर से कुछ हम डाल लेंगे तभी चेंज होगा,
बाहर से कुछ डाल देंगे तभी चेंज होगा, ठीक है। देखो अब मानो मुझे मौसमी है, उसका जीन चेंज करना है, मौसमी है उसका जीन, उसको उसमें थोड़ा रस लेके आना है, या फिर मौसमी के अंदर जीन चेंज करना है। तो मौसमी और संतरा, उनमें से हमने जीन चेंज किया तो क्या बन गया, जो बीच के अंदर आजकल आते किन्नू, जो बहुत ही रसदार होते हैं, ठीक है, वो क्या है, जो उसका रेप्लिकेशन हुआ है, मतलब उसके जो जीन हमने उसको क्या किया, चेंज किया। पहले नहीं होते थे किन्नू, अब होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब जैसे अब बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन वैसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में आता है, बीटी कॉटन जीएनए का मॉडिफिकेशन किया हमने, तभी बीटी कॉटन आने लग गया। जैसे पहले धान की खेती होती थी तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता था, रिफाई हो गया तो उसमें क्या हुआ, पानी कम है तो भी चल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से प्लाज्मिड से, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है। मतलब क्या है इस बात का, देखो हमारे पास जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, वही क्या करता है, वो रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। लेकिन कई बार डीएनए है जो प्रोकैरियोटिक सेल में, मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और वो वहीं पे क्या करता है, रेप्लिकेशन कर लेता है, वहीं पे क्या करता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मिड, ठीक है। कोस्मिड क्या होता है बच्चों, कोस्मिड इसकी आर्टिफिशियल, मतलब इसमें भी अगर हम कुछ चेंज कर दे, प्लाज्मिड के अंदर भी हम कुछ चेंज कर दे तो क्या होता है, प्लाज्मिड के अंदर कुछ चेंज कर दे तो क्या होता है बच्चों, कोस्मिड, ठीक है। थर्ड है अल्फा लैम्डा फेज, लैम्डा फेज ये क्या है, वायरस प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब क्या, वायरस देखो बाहर होता है तब मृत होता है, और शरीर के अंदर जाती है एकदम से एक्टिव हो जाता है, जीवित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो कुछ बैक्टीरिया में चेंज करेगा, अगर शरीर के अंदर कुछ चला गया तो एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, लैम्डा फेज। अब ये समझो बच्चों वेक्टर, हमें वेक्टर को समझना जरूरी कि वेक्टर क्या होता है। देखो अब हमें जीन, अगर जीन को चेंज करना मैं बता रही थी, अब अगर प्लाज्मिड के डीएनए को, प्लाज्मिड के डीएनए को अगर मैं इस डीएनए के अंदर, प्लाज्मिड के डीएनए को अगर इस डीएनए के अंदर डाल दूं तो डीएनए का क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसके डीएनए को मैं इसमें डाल दूं तो क्या हो जाएगा, डीएनए का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और उस डीएनए के मॉडिफिकेशन को, डीएनए जो मॉडिफाई हुआ है उस डीएनए के मॉडिफिकेशन को यहां से डीएनए को यहाँ लाने में कौन हेल्प करेगा, वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर किसकी तरह एक्ट करेगा, यूज एज ए व्हीकल, व्हीकल के जैसे एक्ट करेगा। इसको यहाँ पर डालने में कौन हेल्प करेगा, वेक्टर, ठीक है। तो कौन मदद करता है बच्चों, वेक्टर। तो जो डीएनए बाहर से आया हुआ उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए, मतलब बाहर वाला डीएनए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बाहर वाला डीएनए। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। देखो इसका काम था सिर्फ इनमें से, इनको यहां से निकालकर डीएनए के अंदर डाल दिया तो उससे जीन चेंज हो गए, ठीक है। इसका काम तो खत्म हो गया। तो जो जो नया नया डीएनए फॉर्म हुआ है, जो नया डीएनए बना है, जो वेक्टर कंटेनिंग किसको बोल रहा है, ये जो वेक्टर ने काम किया है इसको उठा के यहाँ पे डालने का, जो ये नया डीएनए बना है इसको क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। नया डीएनए को क्या बोलेंगे बच्चों, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। बस इतना समझा, ये तीन चीजें थी, ये तीन चीजें थी, इसको यहां से लेके यहां तक डालना था, उससे क्या होता है, जीन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जीन चेंज हो जाएंगे। उसको कौन डालेगा, वेक्टर, वेक्टर का एज ए व्हीकल के जैसे काम करता है। और जो डला हुआ जीएनए, जो डला हुआ डीएनए उसको क्या बोलते हैं हम, रिकम्बिनेंट डीएनए। देखो बच्चों, जो डीएनए रेप्लिकेशन अभी हमने की है उसी के बेस के ऊपर हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देखते हैं। ये देखो एस्टर 2021 के अंदर आया है, ठीक है। करेक्ट मैच करना है, दो ऑप्शन और थे बच्चों, वो मैंने लिखे नहीं क्योंकि वो अभी तक हमने किए नहीं है, ठीक है, वो अभी तक किए नहीं है तो वो मैंने लिखे नहीं है। तो इनमें से करेक्ट मैच करना है। करेक्ट मैच, देखो ये दो चीजें मैं करवा चुकी आपको, ठीक है। करेक्ट मैच करना, राइजोबियम, देखो राइजोबियम क्या है बच्चों, मैं आपको बताया था कि राइजोबियम है सिम्बायोटिक रिलेशन करता है, ठीक है। दलहन पौधों की जड़ों के अंदर प्रेजेंट होता है, पौधे इसको रहने के लिए घर देते हैं, और ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में लेके आता है, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है। ये कौन सा रिलेशन रखता है, सिम्बायोटिक। ये बहुत अच्छे से समझा चुकी मैं राइजोबियम के बारे में। तो ये क्या बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन करता है, ठीक है। तो इसने ऐसे बोला है एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, एसिम्बायोटिक तो नहीं है, ये सिम्बायोटिक है।
मतलब ये पौधे को क्या करता है, पौधा इसको रहने के लिए जगह देता है और ये पौधे को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो यहाँ पर ये करेक्ट मैच नहीं करता, ठीक है। अब देखो कोसमिट जो हमने अभी किया है, कोसमिट वो क्या करता है, कोसमिट क्या है, वेक्टर डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। कोसमिट को यहां से निकालकर हम कहाँ डाल देते हैं, डीएनए के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हमें जीन चेंज करने हैं। तो अगर आपने कोसमिट टर्म ही नहीं पढ़ी तो फिर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो ये देखते ही आंसर था कोसमिट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेक्टर डीएनए है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ था एस्टर 2021 के अंदर, ठीक है। अब देखो एस्टर 2017 के अंदर कौन सा क्वेश्चन था, टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन डीएनए इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएनए। मतलब क्या है, टेक्निक बताना है कि हमें फॉरेन डीएनए को अपने होस्ट डीएनए के अंदर डालना, उसकी जो टेक्निक है। नहीं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सामने दिखते ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट था, उसके बेस पे देखो हमारे स्टेटो के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे आगे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जो अब देखो, अब हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको बताया जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 40% होता है डीएनए और 60% होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। 60% क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके पास अमीनो एसिड होते हैं, कौन से, आर्जिनिन एंड लाइसिन। अमीनो एसिड कौन से होते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है, आर्जिनिन एंड लाइसिन। दे हैव 5 टाइप। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है बच्चों वो 5 टाइप का होता है, हिस्टोन प्रोटीन है 5 टाइप का होता है, ठीक है। H1, H2A, H3B, H4, H5, ये 5 टाइप है इसके। H1, H2, H3, H4, H5, ये तो सीधे याद रह जाएंगे, A और B और लगा देना साथ में, 2 के A और 3 के B, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन है 5 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर देखो आप, जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 8 हिस्टोन प्रोटीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन है 8। इसके ऊपर डीएनए ऐसे क्वाइल है, इसके ऊपर ये डीएनए है, ये ऐसे क्वाइल है, ठीक है। और डीएनए भी कितना, 200 न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर क्या है, क्वाइल है, ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के क्या है, क्वाइल है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसोम। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कंप्लीट को न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब जो ये डीएनए है इसको यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एक मतलब बॉन्ड के साथ बांध के रखता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन, ये 5 में से एक हिस्टोन प्रोटीन ऐसा जो इसको बांधे रखता है उसको बोलते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। लिंकर हिस्टोन प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है। H1, इनमें से जो ये H1 है ये क्या है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन इज स्लाइटली बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, बेसिक प्रोटीन होता है। स्लाइटली बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या, देखो पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और पीएच 7 से कम है तो एसिडिक। इसकी पीएच 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली बेसिक है नेचर के अंदर। और 8 हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन है और क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामियर। ये क्या बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामियर, ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या, डीएनए ऐसे क्वाइल है, डीएनए ऐसे क्वाइल है, और ये क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामियर, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामियर 2 टाइप का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम 2 टाइप का होता है, आपसे 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, हेट्रोक्रोमैटिक एंड यूक्रोमैटिक, ठीक है। अब देखो ये होता है बच्चों कंडेंस पार्ट, ये होता है कंडेंस पार्ट क्रोमोसोम का, और ये होता है नॉन कंडेंस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये नॉन एक्टिव पार्ट होता है और ये होता है एक्टिव पार्ट, ठीक है। ये होता है नॉन एक्टिव, ये होता है एक्टिव पार्ट। ये जीन नॉट एक्सप्रेस, यहाँ पर जीन एक्सप्रेस नहीं होते और यहाँ पर जीन एक्सप्रेस होते हैं, क्या मतलब, जैसे हम आगे करेंगे आरएनए में भी करेंगे, जैसे ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वो कहाँ पर होता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जीन एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोटीन बनाएंगे आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, जैसे डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वहां से ट्रांसलेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये हम करेंगे जब आगे, तो वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर। 1 नंबर के अंदर ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। हाँ देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन आता है एस्टेट टीजीटी 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन था हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। विच इज रॉन्ग, कौन सा गलत है इसके अंदर, ये बताना था हमें, ठीक है। हिस्टोन आर रिच एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन,
हिस्टोन के पास होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्या ये ट्रू है? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। बाकी मैं तो करवाऊंगी। हिस्टोन आर रिच लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल ठीक है। देखो इसके पास होता है, ठीक है। द पीएच ऑफ हिस्टोन, ये बताओ बच्चों, पीएच है हिस्टोन की क्या लेस देन 7 है? पीएच ऑफ हिस्टोन प्रोटीन लेस देन 7 है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन हमें पता है बेसिक होता है नेचर के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है इन दोनों की वजह से, ठीक है। पीएच होती है ग्रेटर देन 7, क्योंकि स्लाइटली बेसिक होता है। तो हमारा आंसर तो यही था, ठीक है। लेकिन और पढ़ते हैं इसमें आगे। द ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सही है। ऑक्टामियर अभी प्रेजेंट में बताया था 8 ये प्रेजेंट होते हैं, और इनके बाहर ऐसे डीएनए लगा हुआ होता है। और 200 न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं उसके अंदर? 200 न्यूक्लियोटाइड, 8 ऑक्टामियर होते हैं उसके पास, ठीक है। 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व इन डीएनए पैकिंग। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। सारे डीएनए की पैकिंग में सारे क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। H1 को क्या बोलते हैं? लिंकर प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? लिंक करता है इसको। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हमारा डीएनए कंप्लीट हो चुका। अब हम मिलेंगे आरएनए, वीडियो करेंगे अब हम आरएनए की, ठीक है। वहां से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आरएनए से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने देखो डीएनए के कितने क्वेश्चन बता दिए आपको, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो हमने कर लिए डीएनए से, और आरएनए के भी इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा आरएनए डीएनए, ठीक है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।